अब जहां तक सिंदूर 2 और युद्ध क्षेत्र की बात है, तो युद्ध क्षेत्र निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, जिसमें पीएलए पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद करेगा। तो जो हमने सिंदूर 1 या ऑपरेशन सिंदूर 1 फ्रंट इंटीग्रेटेड वॉर में देखा था, वह बहुत ऊंचे स्तर पर और भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जहां तक चीन का सवाल है, चीन जब कहता है कि वह पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करेगा, तो वह सच में ऐसा ही मानता है और वे ऐसा करेंगे भी। तो ऑपरेशन सिंदूर 2 के संदर्भ में हमें जिस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए या जिसकी ओर देखना चाहिए, वह पाकिस्तान की ओर से है। जहां तक रणनीतिक स्तर का सवाल है, उसे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर नियंत्रित करेंगे। और जहां तक संचालन स्तर का सवाल है, जो कि मुख्य स्तर है, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी अभियान में जीत या हार के लिए पाकिस्तान के तीनों सेवा प्रमुख ही युद्ध योजना बनाएंगे। लेकिन संचालनात्मक भूमिका में अग्रणी रहेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स और हाल ही में गठित पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, भारत के खिलाफ श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि केवल तभी जब किसी स्तर पर यह हासिल हो जाएगा, तब रणनीति शुरू होगी और पाकिस्तान आर्मी की भूमिका आएगी। तब वे जमीनी युद्ध में मौजूद कमियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारतीय पक्ष में मुझे सिंदूर में जो कुछ हमने देखा है, उससे अधिक कुछ होने की संभावना नहीं दिखती। एक, इसका अर्थ यह है कि युद्ध के रणनीतिक और परिचालन दोनों स्तरों पर प्रधानमंत्री स्वयं नियंत्रण रखेंगे। सेना प्रमुख को रणनीति और कथानक निर्माण का काम सौंपा जाएगा। और मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, युद्ध के संचालन स्तर की ठोस जानकारी के बिना यह बहुत तेजी से विफल हो जाएगी। दुर्भाग्यवश अब जहां तक संचालन संबंधी खामियों का सवाल है, स्पष्ट है कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन खामियों को देखा और समझा है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इन खामियों को भारतीय पक्ष की तुलना में कहीं अधिक तेजी से भर देगा, क्योंकि उसे पीएलए, चीन की सेना और तुर्की दोनों का पूरा समर्थन मिलेगा। अब भारतीय पक्ष की बात करें तो स्पष्ट कारणों से मैं संचालन संबंधी खामियों के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान सेना के तहत रॉकेट फोर्स कमांड की संरचनात्मक स्थापना या बदलाव एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और यही वह जगह है जहां वे अपने हाइपरसोनिक मिसाइल लाएंगे, जो संभवतः पीएलए और तुर्की दोनों से आ सकते हैं, और हर तरह के ड्रोन यहां लाए जाएंगे। और चलते चलते मैं यह भी कह दूं कि जहां तक भारत के पास S-400 की बात है, तो वे आज अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रणाली हैं, लेकिन इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता नहीं है। अब दूसरी बात, जाहिर है कि वे भारत से आने वाले ड्रोन पर नजर रखेंगे, इसलिए ड्रोन स्वर्म के लिए माइक्रोवेव हथियार मौजूद होंगे। विशिष्ट ड्रोन पर लक्षित हमलों के लिए लेजर हथियार भी होंगे। ये भारत की ओर से आ रहा है। फिर जाहिर है कि पाकिस्तान की ओर से वे चीन से लेने की कोशिश करेंगे और उन्हें यह और बेहतर मिलेगा। एयर डिफेंस सिस्टम, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी और बिंदु सुरक्षा के लिए भी। और जहां वे निश्चित रूप से भारत से आगे होंगे, वह है उनकी सर्ज क्षमता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि जैसा कि हमने कारगिल में देखा था, उसके विपरीत जब जनरल मुशर्रफ वहां थे, चीन में बैठकर संसाधनों की मांग कर रहे थे, 2022 से चयनित पाकिस्तानी अधिकारियों को चीन में दूतावास में तैनात किया गया है और उनका एकमात्र काम है सर्च के दौरान गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स की असीमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। भारत के खिलाफ सिंधु में अभियानों के दौरान यह सुविधा या यह अवसर भारतीय पक्ष के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर जैसा कि चीजें दिखती हैं, हमें यह देखने का मौका मिला कि चीजें कैसी होंगी, क्योंकि सिंधुर में रिपोर्टें आई थी कि जम्मू और कश्मीर में उनके कंप्यूटर साइबर हमलों के कारण डाउन हो गए थे, जो पाकिस्तान से आ रहे थे। और हम जानते हैं कि साइबर हमले गैर निरूपणीय होते हैं और चीन के पास भारत के खिलाफ साइबर हथियारों के मामले में विशाल क्षमताएं हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, सिवाय इसके कि क्योंकि ये गैर निरूपणीय हैं, इसलिए इन्हें पाकिस्तान की धरती से आते हुए देखा जा सकता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि चीनियों के पास जो क्षमताएं हैं, वे पूरे भारत राष्ट्र में भारी तबाही मचा सकते हैं। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कि युद्ध क्षेत्र या रणभूमि में क्या होता है। अब यहाँ कुछ निश्चित चीजें होंगी।
पहली बात जो हमने मिसाइलों के इस्तेमाल से देखी है, और जब ये होगा तो सिंधु में भी इससे कहीं अधिक होगा। ये लंबी दूरी की मिसाइलें जो करती हैं वह यह है कि वे संचालनात्मक और रणनीतिक गहराई पर वार करती हैं और पूरी रक्षा व्यवस्था को खोलकर रख देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना द्वारा बनाए गए कोर और कमांड मुख्यालय जैसी सभी संरचनाएं वे सब बिखर जाएंगी। यही होने वाला है। फिर पूरी रणभूमि का युद्ध क्षेत्र, जहां तक पाकिस्तान की बात है, उनके लिए यह क्षेत्र पूरी तरह पारदर्शी होगा। यह उनके लिए प्रकाशित किया जाएगा। और जहां तक अदृश्य युद्ध का सवाल है, जिसके बारे में मैं हमेशा से तर्क देता रहा हूं, और वास्तव में मैंने इस पर अदृश्य युद्ध नाम से एक पूरा अध्याय लिखा है, जहां मैंने कहा है कि साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की यह निरंतरता ही जीत या हार की कुंजी है। युद्ध, और यहीं पर चीनी उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। सिंधु में भी ऐसी क्षमताएं देखेंगे। फिर हम यहाँ हर तरह के ड्रोन भी आते हुए देखेंगे। बिल्कुल, भारतीय पक्ष को भी वह सब मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ भारतीय पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि सिंधु में भी ऐसा हो सकता है। जहां तक चीन का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, चीन सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा, लेकिन वह पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से समर्थन देगा। साथ ही वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी ग्रे जोन गतिविधियों को और तेज कर देगा, जिससे भारतीय सेना, खासकर भारतीय वायुसेना की सीमित संपत्तियां बंट जाएंगी, जो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और कृपया याद रखें कि कश्मीर क्षेत्र भारतीय पक्ष की सामान्य स्थिति की सारी बातों के बावजूद एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र रहेगा। तो मेरा जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि अगर सिंडो 2.0 होता है, तो मुझे लगता है कि यह एक गर्म युद्ध होगा, क्योंकि भले ही भारत सैन्य से सैन्य टकराव से बचना चाहे, पाकिस्तान की ओर से हमेशा सैन्य प्रतिक्रिया ही आई है और वह भारत को भी जवाब देने के लिए मजबूर करेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर से भारत और पाकिस्तान के बीच अगली मुठभेड़ के लिए सीखे जाने चाहिए, जो कि निश्चित रूप से होगी। अब एक बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि मोदी सरकार के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी सैन्य मुठभेड़ें हुई हैं, वे हर बार पहले से बड़ी रही हैं। 2019, 2016 से बड़ा था, 2020, 25, 2019 से भी बड़ा था। तो ये निश्चित है कि अगली मुठभेड़ होगी। जब वह होगी, चलिए उसे सिंदूर 2 कहते हैं, वह ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा घातक होगी। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के सबकों को समझना बहुत जरूरी है। और मुख्य दलील यह थी कि भारतीय सेना ने युद्ध के रणनीतिक और संचालन स्तर की जगह प्रधानमंत्री को सौंप दी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी भारत के सर्वोच्च संचालन कमांडर के रूप में उभरे हैं। इसका असर पड़ता है। जब हम रणनीतिक स्तर की बात करते हैं, तो हम राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहे होते हैं, जो सैन्य नेतृत्व को बताता है कि क्या करना है। और जब हम संचालन स्तर की बात करते हैं, तो यह वह क्षेत्र है जो भारतीय सेना के लिए पवित्र माना जाता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि कार्य कैसे किया जाएगा। इसी कारण सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख, वे अपनी अपनी सेवा के सर्वोच्च संचालन कमांडर होते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था, 2014 में प्रधानमंत्री ने संचालन निर्देश दिया था कि भारतीय सेना केवल आतंकवादियों पर ही ध्यान केंद्रित करे। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया है। तो मुख्य बात थी आतंकवाद विरोधी अभियान। और अगर भारतीय सेना को आतंकवाद विरोधी अभियान करना है, तो एक स्पष्ट लेकिन अनकहा प्रतिबंध है। प्रतिबंध यह है कि भारतीय सेना द्वारा कोई सैन्य से सैन्य टकराव नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ हमने 2019 में और 2025 में भी होते देखा है। 2019 में हमने देखा कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट अभियान चलाया, जो कि आतंकवाद विरोधी अभियान थे। लेकिन जब अगले दिन भारतीय पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई, सैन्य से सैन्य टकराव के संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने भारतीय भूमि पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, भारतीय वायुसेना ने स्वीकार किया कि जो उन्होंने किया वह युद्ध की कार्रवाई थी। लेकिन भारतीय वायुसेना ने जवाब नहीं दिया, और यह ठीक उसी सीमा के बारे में था कि कोई सैन्य से सैन्य टकराव न हो। टकराव, और इसीलिए भारतीय पक्ष की ओर से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यही बात हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी थी। कृपया याद करें, ऑपरेशन सिंदूर में पहली रात 6 से 7 मई को जो हवाई लड़ाई हुई थी, उसमें भारतीय वायुसेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए थे। उसने 2 आतंकवादी ढांचों, 2 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था।
लेकिन जब तुरंत ही पाकिस्तान वायुसेना की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई, जो कि हवाई से हवाई टकराव था, यानी सैन्य से सैन्य टकराव, हवाई से हवाई टकराव, जो हम जानते हैं कि किसी भी वायुसेना का मुख्य मिशन होता है। मेरे आकलन में भारतीय वायुसेना ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस पर एक संचालनात्मक प्रतिबंध लगाया गया था और इसके समर्थन में कुछ सबूत भी हैं। हालांकि 9 से 10 मई की रात को हमें बताया गया था कि त्रिसेवा संचालन योजना के तहत भारतीय वायुसेना ने भाग लिया और इसने सफलतापूर्वक काउंटर एयर ऑन ऑपरेशन किए, जो रक्षात्मक भी थे और आक्रामक भी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसने कोई हवाई से हवाई ऑन ऑपरेशन नहीं किया। बिल्कुल, इसके भी कुछ प्रभाव थे जिन्हें मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया है। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस मुख्य बात पर चर्चा करना चाहता हूं वह यह है कि ये प्रतिबंध किसने लगाए, या इस मामले में प्रधानमंत्री की किसने मदद की संचालन स्तर के युद्ध को स्वीकार करने में। यह भी मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। ये भारतीय सेना थी जिसने ऐसा किया, जिसने संचालनात्मक क्षेत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया। और भारतीय सेना भारतीय सैन्य बलों में तीनों सेवाओं में सबसे बड़ी है, और यह 2016 में तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान किया गया था, जो भारतीय सेना द्वारा की गई थी। वे वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, वे नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर सतही आतंकवाद विरोधी अभियान थे, जिसे भारतीय सेना ने राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कहकर एक नैरेटिव बना दिया और इस तरह उस क्षेत्र को प्रधानमंत्री को सौंप दिया। अब सवाल यह है कि भारतीय सेना ने ऐसा क्यों किया, और इसका जवाब बहुत ही सरल है। कृपया याद रखें कि किसी भी सेना का मुख्य कार्य गर्म युद्ध के लिए तैयारी करना होता है, और जब हम गर्म युद्ध की बात करते हैं तो हम जनरलशिप की कला को अपनाने की बात कर रहे होते हैं। और जनरलशिप की कला यह है कि आप युद्ध के विज्ञान और कला के बीच संतुलन बनाएं। यही युद्ध की कला है, और ये किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या जनरल का मुख्य कार्य होता है। अब जब हम युद्ध के विज्ञान और कला के इस संतुलन की बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की सेवा या वर्दी में अनुभव केवल लगभग 25% ही मायने रखता है, इससे अधिक नहीं। 75% जनरलशिप की कला युद्ध में आई प्रगति को जानने में है, और इसके लिए आप पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं। यही युद्ध कला है। भारतीय सेना के मामले में, जैसा कि मैंने समझाया है, पिछले 35 वर्षों से यह आतंकवाद विरोधी अभियानों में उलझी रही है, जो कि सामरिक अभियान हैं, जिन्हें उन्होंने अब एक संचालन कला के स्तर तक ऊंचा कर दिया है, जबकि वे वास्तव में ऐसा नहीं है। तो बात यह है कि जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, मेरा मानना है कि भारतीय सेना युद्ध में आई प्रगति, खासकर पीएलए की, जो युद्ध कला में सबसे आगे है और भारत की मुख्य चुनौती भी है, से खुद को अपडेट नहीं रख पाई है। मैं यहाँ दो उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण खुद सेना प्रमुख का है। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने हाल ही में बात करते हुए युद्ध के बदलते स्वरूप का जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा कि आज भारतीय सेना के पास कई युद्ध क्षेत्र हैं जो एक साथ काम करते हैं, जिसे उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहा। और उन्होंने युद्ध के क्षेत्रों की सूची दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हैं स्थल, वायु, अंतरिक्ष, साइबर, सूचना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, अकादमिक जगत और उद्योग। अब समस्या यह है कि ये सभी क्षेत्र वास्तव में भारतीय सेना या भारतीय सैन्य के युद्ध क्षेत्र नहीं हैं, क्योंकि जब हम युद्ध क्षेत्र की बात करते हैं तो हम किसी सेवा या सैन्य बल की उस क्षमता की बात कर रहे होते हैं, जिससे वह उस विशेष क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला, संघर्ष और सामना कर सके। और जब आप परिभाषा को देखें तो भारतीय सेना या सेवाओं के पास केवल 3 युद्ध क्षेत्र हैं। तीनों सेवाएं, सेना, वायुसेना और नौसेना की अपनी अपनी भौतिक युद्ध क्षेत्र हैं, और वहीं वे लड़ सकती हैं। जहां तक साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का सवाल है, भारतीय सेना में जिस बारे में प्रमुख ने बात की, उसके संदर्भ में ये केवल फोर्स मल्टीप्लायर हैं, जो युद्ध के क्षेत्रों को बढ़ाते हैं। ये अपने आप में युद्ध क्षेत्र नहीं है। तो समस्या, जैसा कि मैंने यहाँ कहा, यह है कि अगर पीएलआई का अध्ययन किया जाए तो यह महसूस किया जाएगा कि आज पीएलआई के पास 7 युद्ध क्षेत्रों में लड़ने की क्षमता है, जबकि भारत केवल 3 युद्ध क्षेत्रों में ही लड़ सकता है। इसलिए मैं यहाँ तक कि सेना प्रमुख को भी मेरी किताब पढ़ने की सिफारिश करता हूँ।
यह किताब 2022 की शुरुआत में आई थी। इसका नाम है द लास्ट वॉर। पीएलआई के बारे में जानने योग्य अधिकांश बातें इसमें हैं। पीएलआई क्या कर रही है, उसकी क्षमताएं, उसका युद्ध सिद्धांत और वह किस दिशा में जा रही है, इन सब के बारे में मुझे लगता है कि मैंने इस किताब में न्याय करने की कोशिश की है, तो शायद इसे पढ़ना सार्थक रहेगा। अब मैं एक और सेना प्रमुख की बात करता हूं। एक पूर्व सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी के पूर्ववर्ती जनरल मनोज पांडे, जो एक अन्य कार्यक्रम में थे, और मैंने उन्हें यह कहते सुना कि भविष्य का युद्ध, जब उनसे पूछा गया सिंदूर के बाद, तो उन्होंने कहा भविष्य का युद्ध वैसा नहीं होगा जैसा सिंदूर में हुआ था। और फिर उन्होंने पीएलआई के युद्ध के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सिंदूर 2 सिंदूर 1 से भी बड़ा युद्ध होगा। जो हमने देखा वह 4 दिनों का युद्ध था, और वास्तव में सिंदूर इस बात की पूरी झलक देता है कि सिंदूर 2 कैसा होगा, और इसी कारण सिंदूर के सबकों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब जहां तक पीएलआई का सवाल है, जनरल पांडे और सैन्य नेतृत्व के लिए कुछ अच्छी खबर है। मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वे अपनी खुद की युद्ध सराहना और युद्ध अभ्यास कर सकते हैं कि पीएलआई वास्तव में भारतीय सेना के साथ लड़ेगी, और इसका कारण भू राजनीतिक है। लेकिन मैं यहां इस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक उदाहरण है, एक मामला है जहां पीएलआई उन ग्रे जोन ऑपरेशनों से आगे जाएगी जो वह करती है। और वह स्थिति यह है कि जब वर्तमान दलाई लामा का निधन होगा, तो चीन निश्चित रूप से 15वें दलाई लामा यानी उनके उत्तराधिकारी पर नियंत्रण चाहता है। वह तिब्बतियों या भारतीयों को 15वें दलाई लामा पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं देगा। तो आज जो सबसे खराब स्थिति मैं देख सकता हूं वह यह है कि पीएलए सीधे युद्ध में नहीं कूदेगा, बल्कि अपने विशाल गैर घातक नॉन किनेटिक क्षमताओं का उपयोग करेगा, जो युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ी हैं। इसे ही पूरे राष्ट्र का युद्ध, होल ऑफ नेशन वॉर कहा जाता है। बयान बड़ा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। जनरल साहब ने यह बोला है कि भारत के पास अपनी एक रॉकेट फोर्स होनी चाहिए, और उन्होंने बोला कि 400-450 किलोमीटर से दूर मारने की क्षमता कन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं 5 से 7 हजार किलोमीटर। चाइनीज का मानना है कि अग्नि 5 जो है वो 10,000 से ज्यादा दूर मार सकती है। तो अलग अलग चाइनीज पब्लिकेशंस अलग अलग बातें करते हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई भी देश रियल कैपेबिलिटी अपनी मिसाइल की नहीं बताता। तो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, उसका सारा कुछ भारत में बना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिसाइल का, बड़ी कारगर मिसाइल है, मारक क्षमता उसकी हजारों किलोमीटर की है, न्यूक्लियर कैपेबल है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर बातचीत किस चीज पे हो रही है? ये 400-450 वाला फंडा क्या है? दोस्तों, बात यह है कि अगर आप हाल फिलहाल की हमारी लड़ाइयां देखें, खास तौर से अगर हम ये देखें कि चाइनीज का क्या पोस्चर है, ठीक है, चाइनीज का क्या पोस्चर है, और अगर आप ये देखें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लड़ाई कैसे लड़ी थी, तो आप एक बात समझ जाएंगे खास तौर से कि जितनी लॉन्ग रेंज आपके पास मिसाइल्स होंगी, आप उतने सक्सेसफुली, जितनी एक्यूरेट होंगी, जितनी स्पीड से जाएंगी, जितनी उनमें डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी होगी, उतने आप सक्सेसफुल होंगे। पहली चीज, चाइना ने यह फैसला बहुत पहले कर दिया था, और आप जानते हैं चाइना जब फैसला करता है तो अमल भी बहुत जल्दी करता है। चाइना में ज्यादा फाइलें नहीं चलती, मतलब एक बार बोल दिया काम खत्म। दैट इज हाउ द नेशन इज, एंड वी नीड टू कैच अप। देखिए, पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी रॉकेट फोर्स बनाएंगे। इट इज नथिंग, इट्स अ कॉपी पेस्ट ऑफ द चाइनीज मेथोडोलॉजी, चाइनीज स्ट्रक्चर, फंडेड बाय द चाइनीज। वो चाइनीज एक अपना रॉकेट देंगे पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान उसके ऊपर हरा पेंट करेगा, सफेद अक्षरों में मुजाहिद लिख देगा, कहानी खत्म हो गई, पाकिस्तानी रॉकेट हो गया। That rocket has got nothing to do with Pakistan. Pakistanis don't have the intellectual caliber or capacity to make a rocket. वो नहीं बना सकते। वो दर्रा आदम खेल में पिस्टल बना ली, थोड़ी बहुत AK-47 की नकल मार ली। Pakistan does not have the intellectual capacity. That is why Pakistan is dangerous, because it is not Pakistan, it is China. अगर खुद पाकिस्तान खुद खड़ा हो जाए, पाकिस्तान सिलाई मशीन नहीं बना सकता दोस्तों। और मैं कोई एग्जैजरेट करके आपको नहीं बता रहा पाकिस्तान को ट्रोल करने के लिए, ये मैं सच बता रहा हूं। They do not have the capacity to do anything at all. इंडस्ट्रियल कैपेसिटी उनकी लगभग 0 है। अब जो भी वहां पे होता है, ये JF-17 की बात करते हैं, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं। पाकिस्तानियों को थोड़ा ना अकल है जहाज बनाने की, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं। सो एवरीथिंग इज डन बाय चाइना। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि चाइना का एक स्ट्रक्चर है, चाइना का स्ट्रक्चर उन्होंने चाइना से लिया, और चाइना उनको स्ट्रक्चर क्यों देगा, चाइना उनको रॉकेट्स क्यों देगा? सिंपल सी बात है, चाइना को गुलाम चाहिए।
चाइना ये चाहता है कि मैं ऐसे गुलाम खरीद लूं, राइट? सऊदी ने यही करा ना जब उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करी है। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। चाइना भी यही करता है, सऊदी अरब भी यही करता है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तानी है, इनकी एक फौज है, ठीक है, इनकी एक फौज है और आलम इस्लाम की सबसे बड़ी फौज है और ये न्यूक्लियर पावर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यानी कि मैं चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि इनको हम रॉकेट्स दे देते हैं। रॉकेट्स किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। लॉन्ग रेंज भारत के किसी भी कोने तक पहुंचने वाले हम इनको कन्वेंशनल रॉकेट्स दे देंगे। उससे होगा ये कि जब लड़ाई होगी कभी भी इन द फ्यूचर, इसमें दो सिनेरियोज बनते हैं। अगर चाइना के साथ लड़ाई है तो पीछे आपको पाकिस्तान को भी झेलना पड़ेगा, जिसको हम कल्यूसिविटी बोलते हैं, टू फ्रंट वॉर बोलते हैं। आप इसको कोई भी खाके में आप इसको लगा सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि पाकिस्तान अपने आप में भारत को इतना बिजी रखे, इतना ज्यादा बिजी रखे, भारत को यह पता लग जाए कि हाँ ठीक है, वो साउथ इंडिया तक मार सकते हैं, वो अंडमान तक मार सकते हैं, है ना, वो नॉर्थ ईस्ट तक मार सकते हैं। ये जिस दिन कैपेसिटी आपको पता लग गई तो यानी कि भारत पैसे खर्च करेगा, भारत वो कैपेबिलिटीज बनाएगा कि पाकिस्तान की इनकमिंग रॉकेट्स को ब्लॉक कर सके। यानी कि भारत अपने एयर डिफेंस पे अरबों डॉलर खर्च करेगा। तो दोनों तरफ से जो चाइनीज है उनका उल्लू सीधा होता है। अब भारत को क्या करना चाहिए दोस्तों? साफ सीधी बात है, पाकिस्तानी जब रॉकेट लेंगे चाइना से, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी भीख मांग के लेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू पे द चाइनीज। दोस्तों सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि कन्वेंशनली आप पाकिस्तान के हर एक टारगेट को हिट कर पाए, सिर्फ ये जरूरी नहीं है। आपके पास द एंटायर ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ चाइना, entire eastern seaboard of China, and you should have the capacity to launch these missiles from submarines. You should have this capacity to launch these missiles from the Andaman and Nicobar Islands. आपके पास मेनलैंड इंडिया से इसको लॉन्च करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और चाइना को यह पता होना चाहिए कि आपके पास ऐसी सलाहियत है। नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ आप 3000, 2500, 2000 किलोमीटर मार सकते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा तब पाकिस्तान भारत की बुनियादें भी हिला सकता है। आज फिर परवीन सुहानी के एक और बड़े बयान ने भारत में तहलका मचा दिया। आज के लिए इतना। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।